हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह आपका यूटेट 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी ये उनके लिए है, ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, रामानुज शब्द में समास है, ठीक है। समास आपको पता है, अगर पद की प्रधानता के बेसिस पे देखें तो 4 होते हैं, वैसे अगर आप देखेंगे तो 6 होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जो द्वंद्व समास होता है ना, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, अब इसमें क्या है, दोनों ही पद प्रधान है। इसमें और, तथा, एवं, ये जो योजक चिन्ह होते हैं इनका यूज किया जाता है। द्वंद्व समास भी होते हैं, जो समाहार होता है, इतरेतर होता है, क्लियर। फिर होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है जहां पे उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता होती है। ये तत्पुरुष जो समास होता है उसी का ही एक भाग होता है। फिर होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें जो पहला पद होता है वो या तो उपसर्ग होगा, क्लियर, या फिर कोई मेन शब्द जो है वो इसमें निकल के आता है। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। एक होता है आपका द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है। इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है रामानुज शब्द में समास है। रामानुज का अगर आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो वो होता है आपका राम का अनुज, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो तत्पुरुष समास है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह यूज हुआ है और का जो होता है वो एक कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह जहां भी आएगा वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, यहाँ है राम का अनुज, तो यहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ना, ये आपके य, र, ल, व होते हैं, क्लियर। इनका उच्चारण करते वक्त क्या होता है, आपकी जो श्वास होती है, आपकी जो श्वास होती है वो मुंह के थ्रू, यानी कि जो मुख होता है उसके थ्रू अंदर रुकती है, फिर एकदम से बाहर निकलती है, और ये किसी भी ऑर्गन को आपको टच नहीं करेगी। आप जब इनको बोलेंगे ना तो जीभ कहीं भी टच नहीं होती है। बोल के देखिए, य, र, ल, व, तो ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्लियर। और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर श, श, ह की बात करें तो ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इनमें आप जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगा हल्की सी हीट निकलती है। छ, त्र, ज्ञ जो होते हैं वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। जो छ होता है वो क और श से बनता है, त्र जो होता है वो त और र से बनता है, ज्ञ जो होता है वो ज और न से बनता है, और अंग जो होते हैं वो आपके अनुनासिक जो होते हैं वर्ण होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह किसका कथन है? तो जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है ये कथन है आपका विश्वनाथ, ठीक है। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। इनका पूरा नाम है आचार्य विश्वनाथ। इनका पूरा नाम क्या है, आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत जो काव्य है, संस्कृत काव्य शास्त्र, इसके प्रमुख कवि थे। किसके प्रमुख कवि थे? संस्कृत काव्य शास्त्र, ठीक है। और ये जो कविता ली गई है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपके साहित्य दर्पण, यहां से इस पंक्ति को उठाया गया है, क्लियर। इसका अगर आप मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग ही भी यही होता है कि जो रसात्मक वाक्य है वही क्या है, काव्य है, ठीक है। रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य होता है। किसका कथन है? पंडित विश्वनाथ का। संस्कृत काव्य शास्त्र के ये क्या है, आचार्य हैं, और इनका जो साहित्य दर्पण है वहां से इस लाइन को लिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है योग्य शिक्षक जो होता है उसका भाषा पर अधिकार होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों है? भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। अगर मान लीजिए मैं हिंदी की टीचर हूँ, आगे चल के आप भी टीचर बनेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेसिफाइड हैं, आपको लैंग्वेज सही तरीके से अपनी रखनी ही नहीं आती है, तो आप कैसे किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे? आपने बहुत लोग जिंदगी में ऐसे देखे होंगे जिनको नॉलेज जो होती है वो बहुत डीप होती है, बट उनकी जो फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स जो होती है, उनका एक्सप्लेनेशन वे जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो बच्चों के सामने वो रख ही नहीं पाते। बच्चों के सामने क्या, कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपरली अपनी बात को नहीं रख पाते। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो योग्य शिक्षक होता है उसका भाषा पर अधिकार होना जरूरी इसलिए होता है जिससे वह अपने विचार छात्रों के सामने आसानी से रख पाए, क्लियर।
जब तक आपके खुद के थॉट्स क्लियर नहीं है, आप बच्चों के समक्ष अपने ज्ञान को प्रभावित नहीं कर सकते। और आप जितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बोलेंगे ना, बच्चा उतना ध्यान लगा के सुनता है। तो भाषा पे पकड़ होने से बच्चे को ज्ञान अच्छे तरीके से मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आप प्रॉपरली उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं क ख ग घ ड़, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो लास्ट के 5 अक्षर होते हैं, अंतिम जो पंचमाक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड, ठीक है, फिर होता है न, एक होता है ण, एक होता है न, और एक होता है म। ये पांचों जो पंचमाक्षर होते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ना, वो होता है आपका अनुनासिक। कौन सा होता है? अनुनासिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप मुख के साथ इनका उच्चारण करेंगे तो नाक जो है वो भी इसमें यूज होती है। तो जो आवाज है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अगर आपसे कंठ्य पूछे जाए कंठ्य अक्षर कौन से होते हैं, तो वो होता है आपका क ख ग घ ण। तालव्य अगर आपसे पूछे जाए तो वो होते हैं आपके च छ ज झ न। मूर्धन्य अगर आपसे पूछा जाए तो जो ट वर्ण होता है ये च वर्ण होता है, और ये क वर्ण होता है। क्लियर? अगर आपसे ओष्ठ्य पूछा जाए तो ओष्ठ्य में आता है आपका प वर्ण। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। हिंदी भाषा शिक्षण में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो हिंदी भाषा शिक्षण होता है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? छात्रों के लिए भाषा सीखने को कठिन बनाते हैं, भाषिक अभिव्यक्ति जो होती है उस उसको प्रभावी बनाता है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा होता है, और भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, जो भाषिक अभिव्यक्ति होती है उसको क्या करता है, ये प्रभावी बनाता है। आप खुद देखिए, जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं कई बार क्या होता है, हम मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। जो अच्छे अच्छे ऑथर होते हैं वो अपने काव्य जो रचना होती है उसमें इनको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली दिखती है, आपको पढ़ने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कोई कोई चीज बहुत ज्यादा लाइव लगने लगती है, मतलब एकदम से आप उससे कनेक्ट करते हो। तो ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए ही हम मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज करते हैं। और जब आप इन चीजों को यूज करते हो ना, मुहावरे और लोकोक्ति को, तो बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को आप संक्षेप रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ना तो वो कठिन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो व्याकरण का हिस्सा है, ना ही वो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जम्बुक शब्द का पर्यायवाची है। तो जम्बुक शब्द जो होता है वो गीदड़ जो है उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्लियर सही होगा। नेक्स्ट है, भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी भी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो भाषा भाव की अभिव्यक्ति होती है और विचारों का एक्सचेंज अगर हमें करना हो, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसके लिए ध्वनि संकेतों के समूह को हम कहते हैं मौखिक भाषा। जो ओरल लैंग्वेज होती है उसी के ही थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी जो मैसेज होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, और एक रिसीवर होता है। यहाँ सेंडर है, यहाँ रिसीवर है, और यहाँ क्या है? मैसेज। फोन करने वाला क्या होता है? सेंडर। वो कोई बात करेगा, आपने कोई मैसेज रिसीव किया, आप रिसीवर, और जो मैसेज ट्रांसपोर्ट हुआ है वो क्या होता है? ध्वनि संकेत। क्लियर? जो लिखित भाषा होती है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी विचार को लिखकर व्यक्त करते हैं। मौन भाषा एक साइन लैंग्वेज होती है, इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। आप अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं मौन रूप में तो कोई आवाज आएगी? नहीं आएगी। और जो विदेशी भाषा होती है वो किसी दूसरे देश की भाषा होती है जिसको हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यह भावों की अभिव्यक्ति के लिए और विचार विनिमय के लिए मौखिक भाषा को यूज करते हैं। जब तक आप ओरली बात नहीं करेंगे आप अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कविता शिक्षण की किस प्रणाली में कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ स्वरूप को आंका जाता है? यहाँ पे पूछा है गुण दोषों का विवेचन करके। जहां भी आप गुण और दोषों का विवेचन करते हो वहां क्या होती है? आपकी समीक्षा प्रणाली। तो समीक्षा जो प्रणाली होती है उसमें बेसिकली हम जो भी भाव होता है कविता का, कविता की जो भाषा होती है, इनको क्या करते हैं? हम विश्लेषण करते हैं, यानी कि उनको एनालाइज किया जाता है। समीक्षा का मतलब ही यही होता है जहाँ पे आप उसके गुण दोष, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या उसको यूज किया जा रहा है, इन सबको आप एनालाइज करते हो। ठीक है। जो व्यास प्रणाली होती है उसमें हम क्या करते हैं?
विस्तार से उसका वाचन और व्याख्या की जाती है। जैसे टीचर जो होता है ना, वो एक कथावाचक की तरह पोडियम पे खड़ा होकर क्या करेगा, उसको जल्दी जल्दी बोलते चले जाते हैं। क्लियर। जो अर्थबोध प्रणाली होती है, इसमें अर्थ का बोध करवाया जाता है। मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, तो आप उस शब्द के अर्थ का क्या करोगे, बोध करवा दोगे। जो व्याख्या प्रणाली होती है, उसमें भी अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। व्याख्या प्रणाली और व्यास प्रणाली जो होती है, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। ठीक है। व्यास प्रणाली में क्या होता है, वाचन होता है। व्याख्या प्रणाली में भी वाचन होता है। अर्थबोध में अर्थ का बोध बच्चे को करवाया जाता है। लेकिन जहां पे गुण और दोषों का विवेचन होता है, वो आपकी होती है समीक्षा प्रणाली। अगर आपको हिंदी में भी इस वर्ड का मीनिंग पता है ना, कि समीक्षा का मतलब होता है चीजों को एनालाइज करना। नेक्स्ट है, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मुही, हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है आपका, यमक अलंकार। ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ जो मनमोहन शब्द है वो 2 बार यूज हुआ है। ठीक है। एक मनमोहन का अर्थ है श्री कृष्ण, एक मनमोहन का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण। जबकि दूसरे मनमोहन का अर्थ क्या है, मन को मोहने वाला। तो जो मन को मोहने वाला है वो कौन होता है, कामदेव। मन को मोहने वाला कौन होता है, कामदेव। ठीक है। जहां पे एक ही शब्द 2 बार से ज्यादा यूज हो और अलग अलग मीनिंग कैरी हो, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रात्रि के प्रथम प्रहर के समय हेतु एक शब्द कौन सा है? तो रात्रि के प्रथम प्रहर हेतु जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का पहला प्रहर। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सूर्यास्त के बाद का जो पहला समय होता है, जब दिन और रात जो है वो मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रदोष। नेक्स्ट है, मातृभाषा शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को वर्ण, लिपि, शब्द समूह और वाक्य रचना जो है उसका ज्ञान करवाया जाता है? तो मातृभाषा जो होती है, इसमें भावात्मक उद्देश्य में, कौशलात्मक उद्देश्य में, ज्ञानात्मक उद्देश्य में, किसमें हम इन चीजों का ज्ञान जो है वो बच्चे को करवाते हैं? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जहां पे भी रचना का ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान शब्द जहां भी लिखा रहेगा ना, वहां पे क्या होता है, आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा। ठीक है। अगर भाव जो होता है, जहां पे आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, जहां पे चीजों को अच्छे से व्यवहारात्मक तरीके से समझाया जाता है, वो होता है भावात्मक उद्देश्य। और जो कौशलात्मक उद्देश्य होता है, उसमें बच्चा खुद से चीजों को करके सीखता है। कौशलात्मक उद्देश्य जो होता है, इसमें क्या होता है, आप बच्चे को कोई स्टिमुलस देते हो, बच्चा उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, और लास्ट में क्या होता है, बच्चा खुद से ही करके सीखता है। और भावात्मक उद्देश्य में लास्ट में क्या होता है, अवबोध के थ्रू बच्चे के अंदर चरित्र का निर्माण होता है। जबकि यहाँ क्या है, वर्ण, लिपि, शब्द, शब्द समूह और वाक्य रचना का क्या करा है, ज्ञान करा है, यानी कि प्रत्यास्मरण हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसपे किसने काम किया था, बीएस ब्लूम ने। क्लियर। इसमें ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है। तो प्रत्युत्पन्नमति जो है उसका अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, उसे हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। प्रति का मतलब होता है इमीडिएटली, उत्पन्न मतलब जो प्रोड्यूस हो, और मति का मतलब इंटेलेक्चुअल। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति का मतलब क्या है, प्रति का मतलब होता है इमीडिएटली। ठीक है। उत्पन्न का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, और मति का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च माध्यम होता है? राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा। ऑब्वियस बात है, अगर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, जहाँ 1 से 5 क्लास तक के बच्चे आते हैं, वह मातृभाषा जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सहज रूप से क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। होता क्या है, जब आप मदर टंग में बात करते हो तो उसमें बच्चों को आपको ज्यादा मतलब इम्फेसाइज होके नहीं सोचना पड़ेगा, बच्चा इजीली चीजों को समझेगा, इजीली चीजों को गेन करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड
होता है। इवन जो कोठारी आयोग है, आप अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने भी क्या बोला है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे की शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संचारी भाव का दूसरा नाम होता है विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव। तो जो संचारी भाव होता है उसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव वो भाव होते हैं जो हमेशा स्थायी भाव जो होता है उसके साथ आते हैं। ये कैसे भाव होते हैं? जो हमेशा स्थायी भाव के साथ आते जाते रहते हैं। क्लियर? और ये इनका मेन काम होता है स्थायी भावों को क्या करना, पुष्टि प्रदान करना। तो संचरी भाव क्या होता है? एकदम से इमीडिएटली संचरित होते हैं। और स्थायी भाव कौन से होते हैं? जो हमारी जो दिमाग है उसमें क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। तो व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? आते जाते रहते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ के हमको आंसर्स करने हैं। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो उस समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार का द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो। जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो उसके अध्यापक भला क्या करेंगे। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मदिरा और माता स्वैरिणी हो, माँ बाप में मारपीट होती हो, गाली गलौज मची रहती हो, उनके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गली और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हों, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं पाते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों का दोष बैठाकर नहीं बैठा रह सकता। उसको तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही होता है। तो इस पैसेज में बेसिकली आपको बताया है कि टीचर जो होता है वो अकेला चीजों को संभाल नहीं सकता। बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चे कहाँ से आता है, उसका समाज कैसा है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि फादर अगर ड्रिंक करते हैं, ठीक है, कई जगह ऐसा घरों में होता है, तो उस केस में क्या है, बच्चे की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का पहला दायित्व किसका है? तो बच्चे को सबसे पहला संस्कारवान बनाने का दायित्व होता है माता पिता का। बोलते हैं ना कि बच्चे की पहली गुरु ही कौन होती है? माँ होती है। ठीक है, फिर होता है समाज का रोल प्ले होता है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को प्रमुख माना गया है? समाज, राज्य, अध्यापक और बालक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज समाज। टीचर जो है वो अकेला इस रोल को अकेला नहीं निभा सकता। समाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वैरिणी का क्या अर्थ है? मनमानी करने वाला, व्यभिचारिणी, बुरा व्यवहार करने वाली, सीधी और सरल। तो जो व्यभिचारिणी होती है वही स्वैरिणी का मतलब होता है। व्यभिचारिणी का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यभिचारिणी। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी, यहाँ पे क्या है, दोनों ही पद जो हैं प्रधान हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? मानस विष देने का अभिप्राय होता है मनुष्य को विष देने वाला, यानी कि अपराधी बना देने। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब मनुष्य को जो विष पिला देते हैं ना, यानी कि उसको अपराधी बना देना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती। और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेदार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक जो है उसको गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत करके इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो बेसिकली इस पैसेज में जो बताने की कोशिश की है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज बहुत सुंदर लगती है तो वो उसी लिमिट तक अच्छी लगती है जब तक वो आपके साथ सामंजस्य बिठा रही है, और कोई चीज अगर मान लीजिए आपकी जिंदगी को छिन्न भिन्न कर रही है तो वो उसी लिमिट तक कर पाती है जब तक कि वो एक
बोलते हैं ना एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है, उसके बाद हर चीज जो है वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही आप सामंजस्य बिठाने लगते हो चीजें सही है, लेकिन जब सामंजस्य बिगड़ने लगता है तो क्या होता है, हमारे अंदर कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होने लग जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यथार्थ जो है, रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बोला है कि सबसे ज्यादा दंडनीय वो इंसान होता है जो रियलिटी का जो कुत्सित पक्ष है, यानी कि जो रियलिटी होती है उसका जो डरावना पक्ष है उसको इकट्ठा कर करके उसने नरक जो है उसको ही खोज डाला। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मनुष्य के अंदर जितनी भी हैवानियत होती है या फिर जो बर्बरता होती है वो चुन चुन के नरक जो है उसको गढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? विच्छिन्न करती है, सामंजस्य करती है, समन्वय करती है या व्यवस्थित करती है? तो जो सुंदर वस्तु होती है वो जीवन की व्यवस्था के साथ क्या करती है? सामंजस्य बिठाती है। सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे, तो सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब उसे भावना का स्पर्श मिलता है। अगर उसे आपके इमोशंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हर चीज का सौंदर्य जो वो है खराब हो जाता है। सॉरी, जीवन का स्पर्श मिलता है। जब उसे किसका स्पर्श मिलता है? जीवन का स्पर्श मिलता है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 83, यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र करके नरक का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कैसा है? तो वो दंडनीय है। यही हमने देखा था कि वो व्यक्ति दंडनीय है जो यथार्थ के कुत्सित पक्ष को इकट्ठा करके नरक का आविष्कार करता है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, नरक गढ़ा जाने लगा, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जो जीवन है वो कैसा होने लगता है? दुखमय होने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम जिंदगी में किसी भी चीज को लेके सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो हमें कैसा होता है, एक जिंदगी जो है वो नरक जैसी लगने लग जाती है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? कल्पना के अतिरेक के प्रति, यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, सौंदर्य के अतिरेक के प्रति और बुद्धि के अतिरेक के प्रति। तो यहाँ यथार्थ का जो एकांगी अभिव्यक्ति है उसके प्रति जो है सतर्क किया गया है। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जिंदगी में जो रियलिटी होती है उसको बहुत कम लोग जो है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? बुद्धिमान होना? नहीं। आकर्षक होना? नहीं। बेफिक्र होना? नहीं। दुर्लभ होना? जब चीज कोई बहुत रेयरली आपको मिलती है तो उसे ही हम बोलते हैं गूलर का फूल होना। नेक्स्ट है, चतुर्थी विभक्ति के लिए विभक्ति बोधक चिन्ह कारक का नाम है? तो संप्रदान के लिए यही क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला होता है कर्ता, कर्ता ने, फिर होता है कर्म को, फिर होता है करण से के द्वारा, ठीक है, फिर होता है संप्रदान के लिए, फिर होता है अपादान से अलग, फिर होता है अधिकरण में पे पर, फिर होता है संबोधन और एक होता है आपका संबंध। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से दही जो शब्द है वो क्या है? लिंग की दृष्टि से जो दही शब्द है वो क्या है? पुरलिंग है। ठीक है, दही को पुरलिंग मानते हैं और कई लोग इसको स्त्रीलिंग भी मानते हैं। हम क्या बोलते हैं? दही कहाँ रखा है? हम क्या बोलते हैं? मेरा दही। अगर आपको पुरलिंग और स्त्रीलिंग को मालूम करना हो ना तो मेरा और मेरी लगाकर देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। गायन शब्द के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प होगा। तो जो गायन शब्द है उसका सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा है कि वो आपका क्या होगा? तो गायन शब्द का सही संधि विच्छेद है अयादि। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो गायन का संधि विच्छेद है वो है गई प्लस अन। यहाँ क्या हो जाएगा? गई प्लस अन, जो अयादि संधि का एक उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, अगर ए, आई, ओ और औ इसके बाद क्या होता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है? अय, आय, अव और आव। तो यहाँ क्या है? गायन, अन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अयाधि संधि। नेक्स्ट है, छंद को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो छंद होता है उसको हमेशा पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। जो छंद शास्त्र होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पिंगल शास्त्र। इसी को ही क्या बोला जाता है? पिंगल शास्त्र। क्योंकि जो छंद शास्त्र होता है इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता है पिंगल ऋषि। कौन है इसके प्रणेता? पिंगल
ऋषि। क्लियर। छंद को पिंगल के नाम से जाना जाता है, छंद शास्त्र पिंगल शास्त्री होता है क्योंकि इसके जो प्रणेता है वो कौन है, पिंगल ऋषि। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मेरे पास इसकी कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर सही है मैंने आपको वही बताए हैं। तो हो सकता है कोई आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।